क्लास। सो इन दिस लेक्चर हम आज पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और लक्ष्मीकांत का हम सारी पॉलिटी कवर करेंगे। देखो, लक्ष्मीकांत का सबसे पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है आपका सबसे पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। ये आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फ्रीडम स्ट्रगल में, लेकिन सिंस अब ये पहला चैप्टर है तो हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। आपका लक्ष्मीकांत का जितनी भी पॉलिटी है हम यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपका हिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएगा। सो ये लेक्चर, ये वीडियो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है, आपका हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कहते हैं। आपको इतना पता है कि जो ब्रिटिशर्स आए थे वो 1600 में इंडिया आए थे और ट्रेडर के रूप में आए थे। वो एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, ना ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में आए थे। देन 1765 में जो है इन्होंने क्या किया था, प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन जो है इन्होंने ऑब्टेन किया था, दीवानी ऑब्टेन की थी। और दीवानी क्या थी, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। तो रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के ऊपर जो राइट्स लेने की बात थी, कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो ये कब हुआ था, 1765 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स जो है ली थी। उसके बाद 1858 में जब हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखने को हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 देखने को हुआ था, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या एज्यूम किया था, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इंडिया। और यहाँ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में नहीं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर सामने आई थी, जो कि हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फिर फाइनली हमें इनका रूल चला है काफ़ी देर तक और इंडिपेंडेंस मिलती है हमें अगस्त 1947 को। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है तो हमारे पास एक नीड हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। और देखो, जैसे कि M.N. रॉय ने सजेस्ट किया है, जो कि एक पायनियर कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया में थे, इन्होंने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सजेस्ट किया था कि एक बनेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि फॉर्म होएगी फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग, ठीक है, द पार्लियामेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और Jan 26, 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन आया था आपका। और यहाँ से जो है आपको देखने को मिला था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इंडियन का जो लॉज हैं किस तरह से बने थे और कब आया था सामने। सो वो आया था Jan 26, 1950 को। हालांकि जितना भी इंडियन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो रूट्स हैं, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश रूल के अंडर रहती हैं। उन्होंने ही जो है काफ़ी ज़्यादा हमें ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया है। तो एक जो रूट्स हैं वो किस में हम देखते हैं उसको, ब्रिटिश रूल में है। और उसके बाद देखो ये सब आ जाता है। अब हमें देखना क्या है कि क्या क्या इवेंट्स जो थे इन्फ्लुएंस किए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के टॉपिक में आते हैं। सो सबसे पहला था हमारा कंपनी रूल। देखो, कंपनी रूल चला 1773 से लेके 1858 तक चला है, ठीक है। इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी बोलते हैं। अब देखो, इस एक्ट में कुछ 3-4 चीज़ें जो है हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये जो एक्ट था, इट वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहला ऐसा स्टेप लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि यहाँ के अफेयर्स जो हैं कंट्रोल करें, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ जो रेगुलेट करे और कंट्रोल करे अफेयर्स को, ठीक है। तो दूसरी चीज़, यहाँ पे सबसे पहली बारी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हैं वो कंपनी को सौंपे गए। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पस से आई थी और ना कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के पर्पस से आई थी। तो सबसे पहला जो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट निकला, एक पहला ऐसा स्टेप था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि कंपनी को ये राइट्स दी जाएं कि वो कंट्रोल करे और रेगुलेट करे अफेयर्स को। ऑल्सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया पहली बारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। और तीसरी चीज़ इन्होंने क्या करी, इन्होंने फाउंडेशन रखी फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया।
फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की फाउंडेशन रखी। ठीक है, अब देखो फीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फीचर्स क्या है, सबसे पहला तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और आपके सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने हैं ये भी आपको याद रखना है। सो लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स जो हैं आपके सबसे पहले गवर्नर जनरल बने हैं, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स। फिर आगे देखो ये देखिए लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल बने। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, ठीक है, उनको क्या सौंपा गया, उनको सबॉर्डिनेट्स बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब कि अब जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे थे, बल्कि वो गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के उसके अंडर उनको काम करना पड़ रहा था, उनकी ऑटोनॉमी छीन ली गई थी। सो अब दे वर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको सबॉर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर्स ऑफ मद्रास का। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि देखो इस्टेब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कैलकाटा में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है कैलकाटा में इन द ईयर 1774 को, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जस्टिस थे साथ ही साथ। ठीक है, फिर इस एक्ट ने क्या किया कि जो सर्वेंट्स थे कंपनी के उनको कहा गया कि आप कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो जितने भी सर्वेंट्स थे कंपनी के वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं हो सकते थे। ठीक है, और लास्ट इनका क्या बोला गया, इनको बोला गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है ओवर कंपनी, ठीक है, वो कौन एक्वायर करेगा, वो एक्वायर करेगा द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उसको कंट्रोल करेंगे, उनको गवर्न करेंगे। ठीक है, ताकि जितनी भी रिपोर्ट है उस पर रेवेन्यू पे, सिविल पे और मिलिट्री अफेयर्स पे वो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर पाए। सो जो कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाय रिक्वायरिंग कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक ऐसी गवर्निंग बॉडी थी इस कंपनी की जो कि रिपोर्ट करती रहेगी रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को। तो इन शॉर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर दिया गया था। ठीक है, ये कुछ 4-5 फीचर्स थे। सबसे पहला था गवर्नर जो था बंगाल को, उसको गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था कौन से एक्ट से बना था, क्वेश्चन आ सकता है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से फर्स्ट गवर्नर जनरल बना था, इट वाज लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स। दूसरी चीज इस एक्ट में बोली गई थी कि जो गवर्नर जनरल जो था बंगाल का वो मतलब जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास के उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का था। अब ये जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास के, मतलब जो प्रोविंसेस थे ये इंडिपेंडेंट ना रह के ये इनके सबॉर्डिनेट बन गए थे, इनके अंडर इनको काम करना था। जितनी सारी जो पावर्स थी वो गवर्नर जनरल के अंडर थी, ना कि गवर्नर्स के अंडर, ना कि प्रोविंसेस के अंडर। थर्ड है सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कैलकाटा में इन द ईयर 1774 और इसमें एक चीफ जस्टिस और बाकी के 3 अदर जजेस अपॉइंट कर दिए गए। जो सर्वेंट्स रखे गए थे कंपनी के उनको मना किया गया कि आप कोई भी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं हो सकते हो। ऑल्सो वेरी लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया गया जो कि इनको रिपोर्ट करेंगे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, देखो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 का, लेकिन इससे पहले एक और एक्ट आया था कि जितनी भी गलतियां हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट में करी गई हैं उसको सुधारने के लिए एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद आया था तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था और उसके बाद आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो आगे पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो आया था पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 का। अब देखो इसके फीचर्स क्या हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के। सबसे पहला फीचर तो ये है कि इसने डिस्टिंग्विश किया था, इसने अलग अलग किए थे कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को। कंपनी के पहली बारी कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग अलग किए थे। ठीक है, सो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस अलग अलग किए थे। ऑल्सो सेकेंड फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने अलाउ किया था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे आपके कमर्शियल अफेयर्स,
तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो मैनेज करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, तो ये किस एक्ट में आया था, ये एक्ट में आया था 1784 के, जहाँ पे कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को पहले तो डिस्टिंग्विश किया था। दूसरा, जो कमर्शियल फंक्शंस थे उनको कौन गवर्न करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न करेंगे, और पॉलिटिकल फंक्शंस को कौन गवर्न करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न करेगा। तो एक तरह से जो डबल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिला है इन द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसको हम बोलते हैं डबल गवर्नमेंट। ठीक है, सो इसको बोला जाता था डबल गवर्नमेंट। ठीक है, जहाँ पे दो बॉडीज इस्टेब्लिश करी गई, क्रिएट करी गई। ठीक है, उसके बाद देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मैंने आपको बताया जितनी भी सिविल राइट्स थी, क्योंकि ये पॉलिटिकल फंक्शंस कंट्रोल कर रहे थे, तो इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, हम ऐसे लिख लेते हैं, इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको जितनी भी सिविल और आपकी मिलिट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सौंपी गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, और रेवेन्यूज भी जो है यही देखते थे। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल बॉडी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिटिकल बॉडी थी, जो कि सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका देखते थे, और इसी को हम बोलते थे डबल गवर्नमेंट। सो डबल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट किया गया इस एक्ट में, और इस एक्ट में जो है दोनों बॉडीज को अलग अलग काम दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का, वो ये है कि देखो पहली बारी जो कंपनी की टेरिटरी थी उसको बोला जाता था ब्रिटिश पोजेशंस। ब्रिटिश पोजेशंस बोला जाता था कंपनी की टेरिटरीज को। तो कौन से एक्ट में बोला जाता था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के एक्ट में इसको पहली बारी जो कंपनी की जो टेरिटरीज थी उसको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया का नाम दिया गया था। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनी के अफेयर्स पे। ठीक है, पहले कंपनी के अफेयर्स पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल नहीं था, लेकिन इस एक्ट के तहत सुप्रीम कंट्रोल दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी का जितना भी अफेयर है, जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में। तो वो कौन से एक्ट से दिया गया था, एक्ट ऑफ 1784। आई होप ये दो एक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1773 एंड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखो ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मैंने आपको बताया ऊपर इन्होंने सेंट्रलाइजेशन करने की बहुत कोशिश कर ली थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, जहाँ पे जो गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर जनरल थी, उसको सारी पावर्स दे दी गई थी। मतलब गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास जो थे उसके सबऑर्डिनेट्स बना दिए गए थे। कौन से एक्ट में बनाए थे, 1773 में बनाए थे। ठीक है, तो ये एक फाइनल स्टेप था कि और सेंट्रलाइजेशन कर सके, क्योंकि इस एक्ट में पहली बारी जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल इंडिया का बना दिया गया था। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे इंडिया के, वेरी इंपॉर्टेंट, विलियम बेंटिक बने थे पहले गवर्नर जनरल इंडिया के। सो पहले आपके गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बने थे, वॉरेन हास्टिंग्स थे। पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, विलियम बेंटिक थे। ठीक है, और ये कौन से एक्ट से गवर्नर जनरल बनाए गए थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, जो गवर्नर था बॉम्बे और मद्रास के, इनको अब इनकी लेजिस्लेटिव पावर से भी डिप्राइव कर दिया गया था। ठीक है, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करा दी गई थी। मतलब सारी की सारी पावर्स किसके अंडर थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर सारी की सारी पावर्स जो थी वेस्टेड थी। ठीक है, ऑल्सो इस एक्ट के बाद जितने भी जो लॉज थे, ठीक है, जो इस एक्ट में बने थे उनको एक्ट्स बोला गया था। और इससे पहले जो मतलब लॉज बनते थे उनको रेगुलेशंस बोलते थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ जो एज अ कमर्शियल बॉडी, जो एज अ कंपनी के रूप में काम कर रही थी, वो यहाँ पे ख़त्म कर दी गई। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, वो अब कमर्शियल बॉडी छोड़ के एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम कर रही थी।
एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये होती है कि जो चार्टर एक्ट है 1833 का, इसने अटेम्प्ट किया एक सिस्टम बनाने का ऑफ ओपन कंपटीशन, ताकि सिविल सर्वेंट्स को सिलेक्ट किया जाए, और स्टेट किया जो इंडियंस हैं वो डिबार नहीं होंगे, वो भी आके जो है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट हाउएवर जो है इस प्रोविज़न को निगेट किया गया जब ऑपोजिशन आई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कि आप इंडियंस को कैसे ले सकते हो, तो फिर इन्होंने इंडियंस को नहीं रखा था। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या इंट्रोडक्शन हुआ था? सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या था, ये लास्ट सीरीज थी जो चार्टर एक्ट की पास की गई थी 1793 से 1853 तक। ठीक है, और बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था ये। ठीक है, इस एक्ट में जो फीचर्स हैं इस एक्ट के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहली बारी यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया गवर्नर जनरल के। ठीक है, इस एक्ट ने प्रोवाइड क्या करवाया कि 6 नए मेंबर्स जो हैं ऐड होंगे, जिनको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोलते हैं। ठीक है, वो ऐड किए जाएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, जिसको बाद में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है किसके तहत बनी थी? वो बनी थी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत। ठीक है, उसके बाद जो है इस एक्ट ने देखो जो लेजिस्लेशन बनाया था, इट ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एक स्पेशल फंक्शन की तरह इसको ट्रीट किया गया था, और इसमें सारा का सारा काम जो है यहीं पर ही हो रहा था। ठीक है, देन ऑल्सो सेकेंड पॉइंट में आपको देखने को मिलता है, इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स रिक्रूट भी हो रहे थे, और एक कमेटी बनाई थी। कौन सी कमेटी थी? जिसमें जो सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट के इंडियन सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट की बात करी गई थी, तो वो थी मैक्यूले कमेटी। सो मैक्यूले कमेटी वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, जहाँ पे इंडियन सिविल सर्विस की बात करते थे, उसके रिक्रूटमेंट की बात हुई थी, वो कमेटी कौन सी थी? मैक्यूले कमेटी। ठीक है, और ये अपॉइंट की थी इन द ईयर 1854। देखो इसने एक्सटेंड किया कंपनी का जो रूल है, और अलाउ किया टू रिटेन इट्स पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, मतलब कि जितना भी कंपनी का रूल है वो एक्सटेंड किया गया, और जो इसकी इंडियन टेरिटरीज हैं उसकी पोजीशन को मेंटेन किया गया। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो ही मेंटेन कर रही थी, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया था, जैसे कि प्रीवियस चार्टर एक्ट्स में उन्होंने स्पेसिफाई किया गया था। तो इसका ये क्लियर इंडिकेशन था कि ये कंपनी के रूल को कभी भी ये टर्मिनेट कर सकते हैं, और दैट इज़ वाई इन्होंने कोई एक सर्टेन पीरियड एक स्पेसिफाई नहीं किया था। ठीक है, देखो इस एक्ट में पहली बारी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, वो अपॉइंट किए गए थे, वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें से 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, और 4 जो थे अपॉइंट किए गए थे बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इन द एक्ट ऑफ 1853। क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिल का अपॉइंटमेंट हुआ। ठीक है, ओपन कंपटीशन का इंट्रोडक्शन हुआ फॉर सिविल सर्वेंट्स, मैक्यूले कमेटी बनाई गई उसके तहत। ठीक है, जो कंपनी का रूल था वो एक्सटेंड किया गया ताकि इंडियन टेरिटरीज जो हैं उसका पोजेशन मेंटेन किया जा सके। ठीक है, हाउएवर जो पीरियड था वो स्पेसिफाई नहीं किया गया, और पहली बारी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बारी लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का इंट्रोडक्शन किया गया। ठीक है, जहाँ पे 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऐड किए गए, और 4 जो थे अपॉइंट किए गए थे बाय लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ठीक है, सो ये थे आपके चार्टर एक्ट्स यहाँ पे कवर होते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास हम आपका क्राउन रूल जो है स्टडी करेंगे, जो कि स्टार्ट होता है 1858 से लेके 1947 तक। ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट एंड टेल कि आपको अगर पॉलिटी की और लेक्चर्स चाहिए फ्रॉम लक्ष्मीकांत, तो हम ये आपके कंटिन्यू रखेंगे सीरीज़। थैंक यू।